एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाई केमिस्ट्री में। दोस्तों, अभी तक हम लोग ने अपना एक टॉपिक ख़त्म कर लिया है, नॉमेनक्लेचर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना फिजिकल केमिस्ट्री का पहला टॉपिक, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो 12th लेवल को लेकर हो या वो जेई मेंस को लेकर हो, जेई एडवांस को लेकर हो या नीट को लेकर हो। तो आज हम लोग अपना सॉलिड स्टेट स्टार्ट करेंगे। तो उसके पहले हम लोग समरी देख लेते हैं कि सॉलिड स्टेट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। क्लियर? तो समरी देखते हैं हम लोग। सॉलिड स्टेट में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पेस लैटिस। इसके बाद यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। फिर क्रिस्टल सिस्टम। इसके बाद कंट्रीब्यूशन and arrangement of atoms। नॉर्मल टॉपिक है अपना पैकिंग फ्रैक्शन, and density। Miller indices। इसके बाद इंटरप्लेनर डिस्टेंस इन क्रिस्टल। बारहवां टॉपिक है एक्सरे डिफ्रैक्शन। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर एंड रेडियस रेशियो। फिर डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। और आपका लास्ट टॉपिक है बैंड थ्योरी। तो ये आपका सॉलिड स्टेट का सिलेबस है जो हम सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे। हम बता देते हैं आपको कि हम लोग कब कब क्या क्या पढ़ेंगे, कितने लेक्चर में आपका सॉलिड स्टेट फिनिश हो जाएगा। तो एक लेक्चर में आपका ये कंप्लीट होगा। उसके बाद अगले लेक्चर में आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा। फिर आपका इंटरप्लेनर डिस्टेंस तक अगले लेक्चर में कंप्लीट होगा। उसके बाद एक्सरे डिफ्रैक्शन और रेडियस रेशियो वाला नेक्स्ट लेक्चर में। और सबसे लास्ट लेक्चर में आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा। यानी कि 5 लेक्चर आपको मिनिमम तो लगने ही लगने हैं। हो सकता है डिफेक्ट्स और बैंड थ्योरी में आपका एक एक लेक्चर कंप्लीट चला जाए, तो मैक्सिमम 7 लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा सॉलिड स्टेट विद एग्जाम्पल। आपको जेई और 12th लेवल तक का कंप्लीट सिलेबस 7 दिन में क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज अपना पहला टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड स्टेट। क्लियर? आप लोग ऐसा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
तो सॉलिड स्टेट मैटर की वो स्टेट होती है जिनमें किन्हीं दो पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण बल उन पार्टिकल्स के बीच लगने वाले एस्केपिंग टेंडेंसी यानी उनके दूर होने की प्रवृत्ति से बहुत ज़्यादा होता है। किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में या दो पार्टिकल्स के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी से ज़्यादा होता है तो मैटर की उस स्टेट को हम लोग सॉलिड स्टेट कहते हैं। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि सॉलिड स्टेट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट की हमने प्रॉपर्टी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले तो क्या पढ़ते हैं हम लोग, ये डेफिनेट शेप रखते हैं, डेफिनेट शेप रखते हैं, साइज भी रखते हैं और वॉल्यूम भी। क्लियर। इनको दबाने पे ये दबते नहीं है, यानी कि इनकी कंप्रेसिबिलिटी भी जो होती है, कंप्रेसिबिलिटी वो भी कम होती है। क्लियर। आप दीवार को दबाओगे, दीवार दबेगी नहीं दबेगी। क्लियर। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, दीवार सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो कैसी होती है, लो होती है, कम होती है। इसके बाद सॉलिड की जो डिफ्यूजन पावर होती है, डिफ्यूजन पावर तो वो भी कम होती है। डिफ्यूजन का मतलब प्रवाह होना, लिक्विड होता है, लिक्विड बहता है, सॉलिड तो नहीं बह सकता है ना, तो डिफ्यूजन भी इनमें कम होता है। क्लियर। और सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड्स आर वेरी हाई। क्लियर। तो और सॉलिड कंडक्टर्स भी अच्छे होते हैं, इलेक्ट्रिकल के कंडक्टर बहुत अच्छे होते हैं। तो सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज ये रही हैं। अब हम लोग अपना दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड। क्लियर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं। तो पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेस पे हम लोग सॉलिड्स को दो टाइप में बांटते हैं, एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरा एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड्स। क्लियर। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिनमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट एक सीक्वेंस में होता है। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर। दूसरा, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, लॉन्ग रेंज होते हैं, मतलब बहुत दूरी तक होता है। इनका जो सीक्वेंस होता है बहुत बड़ा होता है, छोटे मोटे सीक्वेंस में नहीं होता है, बहुत दूर तक इनका सीक्वेंस होता है। तो इनको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसके बाद जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है, मेल्टिंग पॉइंट्स आर शार्प। क्लियर। इन सभी प्रॉपर्टीज की वजह से हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं, ट्रू सॉलिड्स। क्लियर। क्रिस्टलाइन सॉलिड में एनआइसोट्रॉपिक इफेक्ट भी देखते हैं, एनआइसोट्रॉपिक इफेक्ट। अब एनआइसोट्रॉपिक इफेक्ट क्या होता है अभी हम बताते हैं, पहले आप ये प्रॉपर्टीज देख लीजिए। और ये दोनों कूलिंग कर्व शो करते हैं, कूलिंग कर्व। ठीक है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड कूलिंग कर्व करता है उसमें दो ब्रेक आते हैं, टू ब्रेक्स। और एमॉर्फस सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज ये है कि एमॉर्फस सॉलिड्स में जो भी पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो सीक्वेंस में नहीं होता है, तो इसलिए लिख दिया कि इर्रेगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स। और शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या होता है कि अगर इनमें कोई पार्टिकल होते भी हैं तो वो एक दो पार्टिकल के बाद फिर किसी भी सीक्वेंस में आ जाते हैं, कैसे भी आ जाते हैं, तो इसलिए इसको हम कहते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्लियर।
अब मेल्टिंग पॉइंट का इनका क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट कैसे शार्प नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि अगर किसी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट लेट अगर 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे हम एग्जांपल लिख लेते हैं, लेट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो एमॉर्फस सॉलिड वो का मेल्टिंग पॉइंट ऐसा होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वो नहीं पिघलेगा, मेल्ट नहीं होगा, वो किसी रेंज में होगा, लाइक 100 to 150 या 100 to 160 70 इस एक रेंज में मेल्ट होगा, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे रेंज में नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो एमॉर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प नहीं होता है। लेकिन अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड का हम मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे तो अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो वो सॉलिड 100 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट हो जाएगा। क्लियर। अब हम देखते हैं ट्रू सॉलिड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सारी जो प्रॉपर्टीज क्रिस्टलाइन सॉलिड शो करता है, इस वजह से हम इनको ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं, जबकि एमॉर्फस सॉलिड को हम लोग स्यूडो सॉलिड्स बोलते हैं। इसके बाद एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट क्या है, एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट और कूलिंग कर्व अभी हम आपको दिखा रहे हैं, एग्जाम्पल्स भी बताएंगे, इनका रीअरेंजमेंट्स भी दिखाएंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आपको एग्जाम्पल्स दिखाते हैं। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं अपने एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के। पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड का देख लेते हैं कि इनका पार्टिकल कैसे अरेंजमेंट होते हैं। तो ये तो हुआ क्रिस्टलाइन सॉलिड का, देख सकते हैं ग्रीन के बाद ब्लैक, ग्रीन के बाद ब्लैक, ग्रीन के बाद ब्लैक, ऊपर से ग्रीन के बाद ब्लैक, फिर ग्रीन, फिर ब्लैक आएगा नीचे। अगर हम सीक्वेंस बनाते जाएंगे तो आएगा। तो इनको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्लियर। अगर हम एमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो एमॉर्फस सॉलिड में क्या होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड ये हैं, आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, कहीं पे कुछ रखा हुआ है ऐसे, इनको हम लोग एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। इनमें कहीं आपको सीक्वेंस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, एमॉर्फस सॉलिड्स। अब बात आती है एनाइसोट्रॉपी इफेक्ट और आइसोट्रॉपी इफेक्ट। ऐसे सॉलिड्स जिनमें किसी भी डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शंस में फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, उसे हम लोग आइसोट्रॉपी इफेक्ट बोलेंगे। और एमॉर्फस सॉलिड ऐसे सॉलिड होते हैं जो आइसोट्रॉपी इफेक्ट को शो करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं भी चले जाओ आपको मिल जाएगा, सारे आपको मिल जाएंगे। आप कहीं भी चले जाओ आपको सब मिक्स हुआ पड़ा है, सारे पार्टिकल्स मिक्स पड़े हुए हैं, तो सारे पार्टिकल्स की कहीं ना कहीं फिजिकल प्रॉपर्टी आ ही जाएगी। किसी भी डायरेक्शन में जाओगे आपको सेम ही प्रॉपर्टी मिलेगी। क्लियर। अब आते हैं हम लोग अपन क्रिस्टलाइन सॉलिड में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या है कि अगर हम लोग एग्जाम्पल्स करते हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्लियर, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या है, पहले ग्रीन फिर ब्लैक फिर ये, तो इस डायरेक्शन की फिजिकल प्रॉपर्टी ये है। अब यहाँ पे हम जा रहे हैं, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक ब्लैक, तो इनकी प्रॉपर्टी सेम आ गई इन पार्टिकल्स की, सारे एक जैसे पार्टिकल है। क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे सारे ग्रीन पार्टिकल हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी। अब देखो, अगर हम लोग यहाँ जाएंगे ग्रीन ब्लैक, फिर यहाँ से ग्रीन आ जाएगा, तो इनकी प्रॉपर्टी फिर चेंज हो गई। तो अलग डायरेक्शन में जाने पे जब कोई सॉलिड अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी शो करता है तो उसे हम लोग एनाइसोट्रॉपी इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर, सबको क्लियर हो गया होगा? ठीक है, आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमने कूलिंग कर्व देखा था, कूलिंग कर्व में हमने बताया था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का कूलिंग कर्व होता है वो 2 ब्रेक शो करता है। तो वो 2 ब्रेक क्या होते हैं, वो 2 ब्रेक आपको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को बताते हैं कि कहाँ से क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस ख़त्म हो रही है। और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के टाइम पे जो आपका टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है, और वो कांस्टेंट टेम्परेचर रहने का कारण है कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में जो आपकी एनर्जी रिलीज होती है वो लॉस ऑफ हीट के द्वारा कंपनसेट हो जाती है। इसलिए आपका जो टेम्परेचर होता है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के टाइम पे वो रिमेन सेम रहता है। क्लियर। अब हम लोग आपको कर्व बना के दिखाते हैं कि कर्व क्रिस्टलाइजेशन सॉलिड्स का कैसा होता है, देखते हैं। यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर ले लेते हैं,
थीटा से डिनोट कर लेते हैं और यहाँ पे टाइम ले लेते हैं, टी से डिनोट कर लेते हैं। क्लियर। हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का ग्राफ बना रहे हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के ग्राफ में इस टाइप से आएगा। ये जो आपके दो ब्रेक हुए हैं वो आपको दिख रहे होंगे, अच्छे से दिख रहे होंगे, ए पॉइंट और बी पॉइंट। क्लियर। ये दो ब्रेक हैं और यहाँ पे ये क्या चल रही है, आपकी क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस चल रही है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। यहाँ पे आपका टेम्परेचर सेम है। क्लियर। यहाँ पे हीट रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी जो लॉस ऑफ हीट के द्वारा कंपनसेट हो जाएगी और ये आपका बन जाएगा ग्राफ। तो ये आपका कूलिंग कर्व है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए। आप लोग नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर। हम आपको इसके बाद दिखाएंगे एमॉर्फस सॉलिड का ग्राफ कैसा होता है। तो हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड का कूलिंग कर्व पढ़ लिया है, अब हम लोग एमॉर्फस सॉलिड का कूलिंग कर्व पढ़ते हैं। यहाँ पे ये टेम्परेचर है थीटा, यहाँ पे ये टाइम है टी। हमने पढ़ा था कि जो एमॉर्फस सॉलिड का कूलिंग कर्व होता है वो एकदम स्मूथ होता है, तो टाइम के साथ साथ टेम्परेचर घटता जाता है। ये आपका एमॉर्फस सॉलिड का कूलिंग कर्व हुआ। अब हम लोग जो अगला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम लोग कितने टाइप में डिवाइड करते हैं। क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड और मेटालिक सॉलिड। क्लियर। तो आयनिक सॉलिड का जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो होते हैं आयंस। आयंस में एनायंस एंड कैटायंस। क्लियर। कोवेलेंट में कौन से होते हैं, कोवेलेंट में एटम्स होते हैं, एटम्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लियर। मॉलिक्यूल्स होते हैं। और जो मेटालिक सॉलिड्स होते हैं, मेटालिक सॉलिड्स में पॉजिटिव आयंस होते हैं, पॉजिटिव मेटल्स बोल सकते हैं, पॉजिटिव मेटल्स इन क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के क्लाउड में मेटल्स होती हैं। क्लियर। या पॉजिटिव आयंस बोल सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कि इन सॉलिड जब बनते हैं तब उनमें कौन सा फोर्स लगता है, यानी बाइंडिंग फोर्स। तो बाइंडिंग फोर्स क्या है, आयंस के बीच में हम लोग कौन सा बाइंडिंग फोर्स लगाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं। तो आयनिक सॉलिड में कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। कोवेलेंट के बीच में इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद जो मॉलिक्यूलर में लगता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग वैन वाल्स फोर्स बोलते हैं, वैन वाल्स फोर्स बोलते हैं। 11th में आपने पढ़ा होगा, वैन वाल्स फोर्स बोलते हैं। और जो मेटालिक सॉलिड में, इनमें भी आपके कैटायन और एनायन बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन आ रहे हैं, तो इनमें भी आपका कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर। नोट करते चलिए, अच्छे से समझते चलिए, आपको क्लियर होता जाएगा। इसके बाद जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी, वो आयनिक सॉलिड कंडक्टिविटी कैसे शो करते हैं, फ्यूज्ड नेचर में ये कंडक्टिविटी शो करते हैं, फ्यूज्ड नेचर या फ्यूज्ड स्टेट। लाइक आपके पास NaCl है, NaCl कैसे करेगा, जब NaCl आपका आयंस में चेंज हो जाएगा, Na+ एंड Cl-, तब ये कंडक्टिविटी शो करता है। आपने देखा होगा H2O में Na+ बन जाता है Cl-, तब ये क्या करता है, कंडक्टिविटी शो करता है। उसके बाद जो कोवेलेंट सॉलिड होते हैं वो नॉन कंडक्टर होते हैं, नॉन कंडक्टर्स।
अब आप बोलेंगे सर ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट तो एक्सेप्शन हर चीज़ में लगा हुआ है, साइंस ऐसी है कि साइंस में बिना एक्सेप्शन के कुछ नहीं होता है, तो इसमें हम बोलेंगे कि ग्रेफाइट कंडक्टर होता है, वैसे ये सारे के सारे नॉन कंडक्टर्स होते हैं। क्लियर। मॉलिक्यूलर सॉलिड बैड कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर्स होते हैं। क्लियर। और जो मेटालिक सॉलिड होते हैं वो भी कैसे होंगे, अच्छे कंडक्टर होंगे, तो गुड कंडक्टर्स। ये प्रॉपर्टीज हुई आपकी। अब मेल्टिंग पॉइंट, इसको हटा दें, सोडियम वाले को हटा दें एग्जाम्पल को। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होता है, और जो कोवेलेंट होते हैं, कोवेलेंट का तो वेरी हाई होता है, वेरी हाई होता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड का लो होता है, और जो मेटालिक सॉलिड्स होते हैं इनका मॉडरेट टू हाई होता है, मॉडरेट टू हाई। क्लियर। तो ये आपका आज का ख़त्म हुआ। हम एग्जाम्पल सॉल्व लिख देते हैं, एग्जाम्पल्स देख लीजिए आप। जो आयनिक सॉलिड में एग्जाम्पल होंगे NaCl, KCl, KNO3, ZnS, यानी ऐसे सारे सॉलिड्स जो आपके आयंस बनाएंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, आयनिक सॉलिड्स बोलेंगे। क्लियर। अब कोवेलेंट सॉलिड्स में कौन से आएंगे अपने, ग्रेफाइट, डायमंड, सिलिका, ये सब आपके कोवेलेंट सॉलिड्स में आ जाएंगे। मॉलिक्यूलर में जितने भी मॉलिक्यूल होंगे H2, N2, H2O, ये सब, ठीक है। इसके बाद जो आपका मेटालिक सॉलिड होगा, मेटालिक सॉलिड में क्या होंगे, आपके सारे मेटल्स आ जाएंगे, जिंक, आयरन, कॉपर, एलॉयज भी आ जाएंगे, ठीक है। यह आज आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ है इतना। इसके बाद हम जब नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो उसमें आपको इसके आगे पढ़ाएंगे, ठीक। और जो आप नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे उसमें आप लोग सॉलिड स्टेट को एज्यूम करना सीखेंगे। आप एक कमरे से ही अपनी पूरी सॉलिड स्टेट सीख जाएंगे। बस आप लोग मेरे सारे लेक्चर देखते जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो आज मैंने पढ़ाया है इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको जो भी डाउट हो आज के लेक्चर में आप क्लियर कर सकते हैं, या आपको पिछले जो टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पे डाउट डाल सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में। तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में देख के नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को क्लियर कर दूँगा।